हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम लॉ के बारे में स्टडी की थी और आज भी हम कूलम्स लॉ को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टर्म में हमने आपको वैक्यूम में कूलम्स लॉ डिफाइन करना सिखाया था कि वैक्यूम में कूलम्स लॉ कैसे डिफाइंड है। एक बार ग्लिम्स में देख लेते हैं। एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मतलब कि लास्ट टर्म में हमने आपको बताया था अगर दो चार्ज हैं, Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, दोनों के बीच, दोनों ही पॉइंट चार्ज, ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R है अगर तो, और इनको वैक्यूम में रखा गया है, ठीक है, किस में रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है अगर, तो कूलम्स लॉ कैसे डिफाइंड होगा, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जहां पे एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमने आपको बताया था परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, माने किसी वैक्यूम की परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट होती है कूलम, न्यूटन -1 मीटर -2। इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर, न्यूटन -1 मीटर -2। 8.85 ये आपको याद रखना पड़ेगा। वैक्यूम में परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, इतनी। मानिए वैक्यूम में अगर आप ये बोलें कि दो चार्ज रखे हैं और ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, कूलम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो कूलम फोर्स लगाएंगे तो कुछ रिपल्सिव नेचर की होगी, देख लीजिए, ठीक है, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। और ये फोर्स को कैलकुलेट करने का वैक्यूम में फॉर्मूला ये दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये वैक्यूम ना होता तो कूलम्स लॉ डिफाइन करेंगे। चलिए करते हैं। जहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने जान ली, इतनी होती है, ठीक है। उससे पहले मैं सीबीएसई में जो बोर्ड्स के बच्चे हैं और जो सीबीएसई दे रहे हैं, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं इस साल 2021 में देंगे, जो उनके लिए एक क्वेश्चन बताना चाहेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का कभी कभी बोर्ड एक नंबर में डायमेंशन पूछ लेता है। डायरेक्शन नहीं, डायमेंशन पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन बना लेते हैं इसका। चलिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताने से पहले हम आपको चार्ज का डायमेंशन बता दें। चार्ज का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, तभी आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ठीक से निकाल पाएंगे। चलिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालने के लिए चार्ज का डायमेंशन पहले निकाल लें। हम जानते हैं करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम, 10th में पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला, ठीक है। वैसे इन जनरल अगर बात करें तो ये 12th में आपको पढ़ना है, dq बाई dt। फिर भी आप ये जानते हैं चार्ज बाई टाइम इज ए करंट, ये फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा है। तो चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो चार्ज एम्पियर सेकंड, ठीक है। अब इधर देखिए, एम्पियर का डायमेंशन a, सेकंड का डायमेंशन t, तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया a t। इसी का उपयोग करेंगे एप्सिलॉन नॉट में। चलिए करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन किसका, एप्सिलॉन नॉट का एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सीबीएसई ने पिछले कई एग्जाम में पूछा है, 2-3 बार पूछा है, तो एक बार देख लेते हैं। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मॉड के अंदर लेने का मतलब खाली मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जहां पे हमको 1/एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन चाहिए। इसका डायमेंशन होता है MLT -2, Q1 का होता है AT, Q2 का होता है AT बाई R का कितना होगा, लेंथ L स्क्वायर, करेक्ट। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज L इधर आएगा, कितना होगा ML2 L1, दोनों जुड़ेंगे, कितना हो गया L3 T -2, A ये नीचे आएगा, कितना हो जाएगा A2 T2 नीचे इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, चलिए
L3 A -2, A ऊपर चला गया देखिए, ठीक है, और T ये ऊपर जाएगा तो -2 ये ऊपर जाएगा -2, कितना हो गया T -4 इज इक्वल्स टू 1/ε0. क्लियर? दैट इज 1/ε0 इज इक्वल्स टू mL3 A -2 T -4. देख लीजिए, ठीक है. अब ये 1/ε0 का निकला है डायमेंशन, माने स्मॉल k का डायमेंशन निकला है. आप कह सकते हैं क्या है, स्मॉल k का डायमेंशन. हमको ε0 का डायमेंशन चाहिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए. रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, m की पावर 1 है तो m की पावर -1, l की पावर 3 है तो l की पावर -3, a की पावर कितनी है -2 तो a की पावर कितनी हो गई 2, और t कितना है -4, t कितना हो गया 4. क्लियर बात समझ में आई? तो ये क्या है, ε0 का डायमेंशन है. थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें तो ε0 का डायमेंशन लिखा जा सकता है A2, ठीक है, उसके बाद m in -1, l -3 और T4. ये क्या है, ε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया है. नोट कर लीजिएगा इसको, 1 नंबर में पूछा जाता है और ज्यादातर आजकल 1 नंबर के क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इसको. डायमेंशन ε0 का कैसे निकाला जाता है. चलिए बढ़ते हैं आगे. अब हम कूलम्स लॉ को किसी मीडियम में डिफाइन करना सीख लें. उससे पहले हम परमिटिविटी बता दें आपको. रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे कैपेसिटर में पढ़ेंगे, पर अभी याद रखिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है इसको समझिए. वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, कहलाया जाता है. चलिए, एप्सिलॉन r ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी. डिफाइंड होती है किसी मीडियम की परमिटिविटी, एप्सिलॉन m किसी मीडियम में परमिशन डिवाइडेड बाय वैक्यूम में परमिशन. कहने का मतलब किसी रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब किसी मीडियम ने कितना परमिशन दिया है एज कंपेयर्ड टू वैक्यूम में कितनी परमिशन. वैक्यूम में तो फुल परमिशन है, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट करने की मैक्सिमम परमिशन. उसके कंपैरिजन में अगर पानी है तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट करने की परमिशन दे रहा है. तो एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट गिव अस रिलेटिव परमिटिविटी. इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है. इसको कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इस कैपिटल के को हम लोग क्या नाम बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. देखिए डिफाइन कैसे है, एप्सिलॉन r किसी मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम में कितनी परमिशन है. दो चार्जेस पर अगर पड़े हुए हैं दो चार्ज, तो वैक्यूम में वो दोनों चार्ज एक दूसरे पर कूलम फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है. अगर उसी को पानी में रख दिया जाए, ठीक है, और कंपेयर कराया जाए कि वैक्यूम में कितनी फोर्स थी और पानी में रखने पर दो चार्जेस को कितनी फोर्स लग रही है, वो रिलेटिव परमिटिविटी बताती है. समझ पा रहे हैं, परमिशन कितनी है, मीडियम की परमिशन विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम की परमिशन. इतनी बात आपको क्लियर हो गई. इसकी यूनिट नहीं होती है कोई रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं. यहीं से आप ये लिख सकते हैं किसी मीडियम की परमिशन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट. लिख सकते हैं बिल्कुल, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. माने किसी मीडियम की परमिशन कैन बी रिटन एज रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये वैक्यूम की परमिटिविटी, उससे आप रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको, किसी मीडियम के अंदर की परमिशन मिल जाएगी, परमिटिविटी मिल जाएगी. परमिटिविटी ऑफ द इंटरवेनिंग
मीडियम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और K इंटू एप्सिलॉन नॉट। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन R क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि हमने बताया है आपको। बाद में एप्सिलॉन R को ही किस टर्म्स में पढ़ेंगे? एप्सिलॉन R को ही हम लोग किस टर्म्स में पढ़ेंगे? K के टर्म्स में पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप हमको ये बताइए कि अगर हम आपसे ये बोलें कि दो चार्जेस हैं आपके पास, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं, और दोनों चार्ज को कुछ r दूरी पे सेपरेट किया गया है। दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं और r दूरी से सेपरेटेड है। इस चार्ज को हमने किसके अंदर रखा? मान लेते हैं वाटर के अंदर रखा, पानी के अंदर रखा, एज्यूम कर रहे हैं। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, कूलम फोर्स कर रहे होंगे एक्सर्ट। बिल्कुल, ये फोर्स रिपल्सिव नेचर की होगी, बिल्कुल। अब पानी पे रखने पर ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या एक्सर्ट कर रहे हैं? कूलम फोर्स। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करना है। मीडियम है, ठीक है, तो मान लेते हैं मीडियम की परमिटिविटी कितनी ले लें? एप्सिलॉन m। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन m का मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी की बात की गई। अगर वाटर है तो यहां क्या लिखेंगे? वाटर, WATER, वाटर। तो यहां अगर पानी एक मीडियम है तो एप्सिलॉन ऑफ वाटर। तो अगर पानी ना होता तो कोई मीडियम होता, तो मीडियम के लिए क्या लिखते? एप्सिलॉन m लिखते। ठीक है, तो ये कोई मीडियम है जिसमें चार्ज रखा गया है और उसकी परमिटिविटी कितनी बता के रखी है? एप्सिलॉन m। अब अगर हम डिफाइन करेंगे कूलम्स लॉ को, F फैक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन m, ठीक, इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। पिछले लेक्चर में आपको बताया था किसी मीडियम में सेम चार्ज को सेम दूरी पर रखें, ठीक है, किसी मीडियम में अगर इसको रखेंगे, ठीक है, और कंपेयर कराएंगे किससे? वैक्यूम से, तो मीडियम में फोर्स क्या हो जाती है? घट जाती है। वैक्यूम में अगर इसके बीच में अगर यही सेम चार्ज किसमें रखे थे? वैक्यूम में रखे थे, सेम दूरी पे सेम चार्ज वैक्यूम में रखे थे, तो इनके बीच की फोर्स कितनी थी? मान लेते हैं 10 न्यूटन की थी। अगर इसको मीडियम में रख दिया तो फोर्स घट के कितनी हो गई? 3 न्यूटन की हो गई। कितनी घट के हो गई? 3 न्यूटन की हो गई, फोर्स घट गई। तो अब हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना जो ये बता सके कि वैक्यूम के कंपैरिजन में मीडियम में फोर्स क्या होती है? घट जाती है। तो यहां पे एप्सिलॉन m हमने रख दिया। यही वैक्यूम के लिए यही सेम फॉर्मूला क्या था? वैक्यूम के लिए ये फॉर्मूला क्या था? F नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या था? एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। करेक्ट। और किसी मीडियम के लिए, माने कोई मीडियम ये रहा, मीडियम के लिए यही सेम कूलम्स का लॉ क्या बोलता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां पे एप्सिलॉन m को क्या लिखा जा सकता है? अभी हमने बताया था एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन m को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहां पे एप्सिलॉन m जो है, देखिए एप्सिलॉन m जो है, इसको रिप्लेस कर दें, इससे कर देते हैं, क्या मिलेगा? देखिएगा, मतलब अब रिप्लेस करने पे आपको क्या मिलेगा? देखिए, किसी मीडियम में कूलम फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, देखिए, इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आपकी क्या हो गई? किसी मीडियम में कूलम्स फोर्स को डिफाइन किया गया है। अब आप नोटिस करिए, वैक्यूम में कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म नीचे बढ़ गया है। देखिए, एक टर्म नीचे क्या हो गया है? बढ़ गया, ये वाला। अब ये टर्म बढ़ा, ठीक है, तो नीचे वाला टर्म इंक्रीज हुआ, तो ऊपर वाला टर्म क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। इनवर्स रिलेशन दिख रही है कि नहीं? तो मतलब किसी मीडियम में
ठीक है, फोर्स घट जाती है। ये फॉर्मूला यही एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप खाली ये टर्म ले रहे हैं तो वैक्यूम है, अगर किसी मीडियम की बात करते हैं तो एक टर्म और ले लीजिए, इससे मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए एप्सिलॉन आर का। एप्सिलॉन आर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, किसी मीडियम में, ये नीचे वाला टर्म तो बढ़ गया, ठीक है, तो किसी मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये फॉर्मूला क्लियर रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप किसी मीडियम की बात करते हैं तो आपको एप्सिलॉन आर यहां पे लगाना पड़ेगा, और वो टर्म जब आप लगाएंगे, ठीक है, तो मतलब एप्सिलॉन नॉट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे का टर्म बढ़ा तो इनवर्स रिलेशन है ऊपर का, और ऊपर की फोर्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन को आगे लेके चलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म का सीबीएसई ने क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ पिछले सालों में, तो चलिए कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म का कैसे बताया जाता है इसको समझ लेते हैं। अगर हम आपसे मुद्दे की बात करें कि ये एक चार्ज है Q1, ध्यान से समझिएगा, ये एक चार्ज है Q1, ये कहीं स्पेस में चार्ज है, हमको नहीं मालूम कि ये चार्ज कहां पे, ये एक स्पेस में चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ये रहा, ठीक, दूसरा चार्ज Q2 ये रहा। अब अगर आपसे ये बात बोले कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब ये ध्यान में रखिएगा, सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखने वाली है कि फोर्स जो होती है, कूलम फोर्स जो होती है, वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग लगती है। मतलब ये दोनों लाइन को, इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करती हुई होती है, उसी लाइन के अलोंग ही कूलम फोर्स लगती है। देखिए रिपल्सिव फोर्स होगी, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये जो फोर्स लग रही है इस चार्ज पर, जो फोर्स लग रही है वो इसके कारण लग रही है। ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो इन दोनों चार्ज के ज्वाइन करती हुई लाइन के अलोंग लग रही है, ये देखिए, ठीक है, ध्यान में रखना। अब ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स भी क्या होगी, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगी। समझ पा रहे हैं? अगर हमने आपसे ये बोला कि ये पॉजिटिव Q1 चार्ज है और ये पॉजिटिव Q2 चार्ज है, तो इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लग रही है, कूलम फोर्स इक्वल अमाउंट की, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? बात को ध्यान में रखिएगा, इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये भी ध्यान में रखिए कि अगर ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलोंग फोर्स लग रही है। दूसरी बात, अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव होता, ये वाला चार्ज पॉजिटिव होता, तो अब देखिए ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगाता वो किस डायरेक्शन की फोर्स लगाता, इस डायरेक्शन की फोर्स लगाता, देखिए अंदर की तरफ लगाता। अभी भी देखिए जो फोर्स लग रही है, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, जो ये फोर्स लग रही है वो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग ही लग रही है, ठीक है। ये दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करा रही है, ठीक है, उसी लाइन के अलोंग लग रही है, बस डायरेक्शन क्या हो गया है, फोर्स का बदल गया। अब देखिए ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन पे लगा रहा है कि नहीं? अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ठीक, अगर ये चार्ज पॉजिटिव था तो देखिए पॉजिटिव पे रिपल्सिव, इसी लाइन के, इसी दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलोंग फोर्स लग रही है। क्लियर बात समझ में आई आपको? तो ये पहली बात आपको बहुत बेसिक चीज बताई है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेक्टर कूलम को वेक्टर फॉर्म का पढ़ने चलते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे ये बात बोली जाए कि एक बेसिक चीज और बता दें आपको, जरूरी है कि अगर ये चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2,
देखिए ये बेसिक चीजें क्लियर रहेंगे तो न्यूमेरिकल थोड़ा आसानी से लगेंगे, क्योंकि हम आगे बहुत न्यूमेरिकल डिस्कस कराएंगे आपसे, बेसिक न्यूमेरिकल भी। और जो बच्चे सीबीएसई के एग्जाम में बैठेंगे उनके न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो पाएंगे अगर एक बार बेसिक आइडियाज ले लिया गया। चलिए, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा, याद रखिएगा फोर्स हमेशा लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स कभी इस डायरेक्शन में नहीं लगेगी। देखिए ये वाली लाइन दो चार्ज को ज्वाइन कर रही है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगेगी। कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगेगी, ये फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगी। समझ रहे हैं बात को? लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग यही फोर्स है। लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग ही फोर्स लग रही है। फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रही, फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रही, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रही। तो ध्यान में रखना है, चार्जेस इसी लाइन के अलोंग है तो फोर्स भी इसी लाइन के अलोंग लग रही है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स अंदर की तरफ लगती, पर इस लाइन को के अलोंग ही लगती। समझ रहे हैं बात को? लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग। तो फोर्स ना तो इस डायरेक्शन में लग रही, ना तो इस डायरेक्शन में, ना इस डायरेक्शन में। जो लाइन दो चार्ज को ज्वाइन कर रही उसी के अलोंग लग रही, या तो इधर या तो इधर। समझ रहे हैं बात को? तो ये ध्यान रखिए। अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म का कूलम्स लॉ। एक नंबर में सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है, किसी ईयर में 2 मार्क्स का भी आया था। चलिए देख लेते हैं कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म का कैसे बताया जाता है। मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज है Q1 ये स्पेस में, कोई एक चार्ज Q2 ये है स्पेस में, ठीक है, ये कोई स्पेस में चार्ज है। अभी हमको नहीं मालूम ये कहां पे, इनकी लोकेशन क्या है। चलिए इसको समझने चलते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज की पोजीशन मार्क करने के लिए क्लास 10th में आप क्या करते थे, कोऑर्डिनेट बताते थे, ठीक है। बट अब क्लास 12th में कोऑर्डिनेट नहीं बताने हैं, अब इसकी पोजीशन स्पेस में बताने के लिए क्या पोजीशन वेक्टर मार्क करनी है, पोजीशन वेक्टर इनकी पोजीशंस बताएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आप सबसे पहले क्या करिए, स्पेस में इनकी पोजीशन लोकेट करिए चार्ज की। ये क्या हो गया, एक्स, पोजीशन लोकेट करने के लिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे आप। एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने मान लिया। अब इसके पोजीशन वेक्टर्स बनाएंगे। पोजीशन वेक्टर हम कहां से बनाते हैं, ओरिजिन से। देखिए ओरिजिन से एक लाइन खींची और एरो ऐड कर दिया। ये Q2 की पोजीशन वेक्टर लोकेट हो गई, माने पोजीशन वेक्टर बना लिया हमने। पोजीशन वेक्टर कहां से बनाया जाता है, ओरिजिन से। Q2 यहां पे पोजीशनड है तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये बना, ठीक है। एक लाइन खींची और एरो बता दिया, एरो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और ये लाइन क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। अगर आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है तो ये मैग्नीट्यूड और ये एरो डायरेक्शन बताता है। ऐसे ही सिमिलरली Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर अभी हम कहां से ले रहे हैं, ओरिजिन। ज्यादातर केसेस में ध्यान में रखिएगा, पोजीशन वेक्टर हमेशा हम कहां से लेते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, R1 वेक्टर। Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, R2 वेक्टर। अब देखिए हमने इसकी पोजीशन मार्क कर दी स्पेस में, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, ये इसकी पोजीशन वेक्टर से। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको, मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गई होंगी। अगर हम आपसे ये बोले कि Q1 और Q2 को ज्वाइन कर दें और एक लाइन बना दें, ठीक है, लाइन के साथ एक एरो ऐड कर दें, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा, R12 वेक्टर। ये भी क्या हो गया, R12 वेक्टर, ठीक है। इसको भी हमने क्या ले लिया, एक R12 वेक्टर। अब अगर आपसे ये बात की जाए जो R12 वेक्टर है वो किस डायरेक्शन का है, डायरेक्शन उसकी देखिए, डायरेक्शन उसकी Q1 से Q2 की तरफ है। Q1 से Q2 की तरफ अगर इसकी डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन क्या चूज कर ले, पॉजिटिव।
ये डायरेक्शन क्या है, Q1 से Q2 की हमने क्या चूज कर ली, पॉजिटिव, तो पीछे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली नेगेटिव। ये डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव। Q1 से Q2, ठीक, डायरेक्शन क्या चूज की हमने, पॉजिटिव, तो Q2 से Q1 की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। अरे Q2 से Q1 डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो हमने सबसे पहले क्या किया, Q1 Q2 वेक्टर स्पेस में लिए, उसकी पोजीशन मार्क की, क्योंकि आप क्लास 10th में जानते हैं कि पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी x, y, z से बताते थे, बट वहां 10th में आप क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम से बताते थे। अब हम पोजीशन वेक्टर से बताते हैं। पोजीशन वेक्टर R1 Q1 की पोजीशन वेक्टर बता रहा, R2 Q2 की पोजीशन वेक्टर। इतनी चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे ये बोला जाए, मुद्दे की बात, अगर हम आपसे ये बोले कि R12 वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप, देखिए आपने क्लास 11th में वेक्टर पढ़ी है, इसी वेक्टर को हम यूटिलाइज करेंगे। सेम सेंस वेक्टर, देखिए अगर आप ऐसे चलें और ऐसे चलें, सेम सेंस है, देखिए सेम सेंस है। और ये वाला वेक्टर देखिए क्या है, ऑपोजिट सेंस का है। देखिए ये वाला वेक्टर ऑपोजिट सेंस का है। तो सेम सेंस के वेक्टर को जोड़ दे तो वो ऑपोजिट सेंस के वेक्टर के बराबर हो जाता है। ये वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर, ये क्या है R12 वेक्टर, और ये क्या है R2 वेक्टर। क्लियर बात समझ में? दैट इज R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू R2 वेक्टर। सेम सेंस वेक्टर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट सेंस वेक्टर, सम ऑफ सेम सेंस वेक्टर। दो सेम सेंस के वेक्टर ऐसे जाएंगे तो ऐसे मुड़ेंगे, ठीक है, और ये ऑपोजिट सेंस का हो गया। अच्छा, ये दोनों सेम सेंस के क्यों नहीं है, ऐसे जाके, ठीक है, देखिए ऐसे गए, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन देखिए ये हो गई, R12 वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टी हो गई। ऐसे जाने पे ऐसे जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ। ऐसे जाने पे ये देखिए ग्रीन वाला जो मार्कर है वो R12 की डायरेक्शन बता रहा है। ऑपोजिट हो गई कि नहीं डायरेक्शन, तो सेम सेंस नहीं रही, ऑपोजिट सेंस वेक्टर हो गए। अब देखिए R1 वेक्टर, ये देखिए ये जाने पे इधर मुड़ गए, देखिए सेम सेंस वेक्टर, ये गए ये मुड़ गए, सेम सेंस वेक्टर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट सेंस वेक्टर। समझ रहे हैं बात को? सेम सेंस वेक्टर को जोड़ दें, वो ऑपोजिट सेंस वेक्टर के बराबर हो जाता है। दैट इज R12 वेक्टर कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये ध्यान में रखिए कि अगर आपसे क्लास 11th में बोला जाए कि कोई ये A वेक्टर है, ठीक है, इस A वेक्टर का डायरेक्शन बताए, तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, इसका यूनिट वेक्टर। क्या यूज करते थे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शनल वेक्टर होता है, वो डायरेक्शन बताता है। तो किसी ए वेक्टर का एक यूनिट का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर बता रहा है, ठीक है। तो अगर ए वेक्टर इतना बड़ा है तो उसका यूनिट वेक्टर इतना ही होगा, छोटा सा, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का हम उपयोग फिजिक्स में करते क्यों है, डायरेक्शन बताने के लिए। ज्यादातर केसेस में हम लोग डायरेक्शन जब भी बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर से उसकी डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग ज्यादातर केसेस में यूनिट वेक्टर की मदद से बताएंगे। क्लियर बात समझ में आई? चलिए अब आपको बता दें कि यूनिट वेक्टर डिफाइंड कैसे है। ए वेक्टर, ये पूरा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर। मॉड ए वेक्टर मतलब समझ रहे हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यही क्या होता है, यूनिट वेक्टर। अब यहां पे अगर आपसे ये बोला जाए कि R12 वेक्टर देखिए इस डायरेक्शन का है, Q1 से Q2 का है, इसका अगर एक यूनिट वेक्टर लिया जाए, किसका, R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिया जाए, तो यूनिट वेक्टर R12 कैप इसकी डायरेक्शन बताएगा। किसकी डायरेक्शन, R12 वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर। वो क्या है, Q1 से Q2 की तरफ। R12 कैप ये बता रहा है कि R12 वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो किधर है, Q1 से Q2 की तरफ। ये देखिए, ठीक। अब इसका अगर हम यूनिट वेक्टर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, R12 कैप। क्लियर, R12 कैप R2 माइनस R1 वेक्टर
डिवाइडेड बाय मॉड R2 माइनस R1 वेक्टर। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, R2 माइनस R1 वेक्टर मतलब कि इसका हमने क्या बना लिया, एक यूनिट वेक्टर बना लिया। कोई दिक्कत? ठीक, ये देखिए यही फॉर्मूला अप्लाई किया, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। तो R12 वेक्टर ये रहा, ठीक है। तो इसका कैप निकाले तो ये वेक्टर अपॉन इसका मॉड से डिवाइड कर दिया। तो आपको R12 कैप माने यूनिट वेक्टर 12 का मिल गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसी को यूज करेंगे आगे। अब अगर आपसे हम ये बोले, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, Q1 वाला चार्ज Q2 पर फोर्स लगा रहा है, Q1 वाला चार्ज Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में लगा रहा है, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव, देख लीजिए, ठीक है। अब हमने आपको पीछे अभी यही बताया था, हमेशा फोर्स लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग लगती है, तो ये अलोंग ही फोर्स लग रही है, ठीक है। अब अगर आपसे ये बोले कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन की फोर्स लगा रहा है, तो लिखेंगे कैसे इसको, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ध्यान में रखिए क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लिखेंगे कैसे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। लिखने का तरीका, फोर्स एक पे लग रही है दूसरे के कारण, इसको इस पर फोर्स लग रही है इसके कारण, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। लिखने का तरीका, फोर्स ऑन 2 दो पे लग रही है ड्यू टू 1। अब यहां पे देखिए, अगर आपसे ये बोले कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर, क्लियर बात समझ में है, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ठीक है। 1 2 वेक्टर मॉड के अंदर उसका स्क्वायर, ठीक है। ये दूरी कितनी है, R12, ये दूरी कितनी है, R12, ठीक है। तो R12 का स्क्वायर। अच्छा, जरा एक चीज बताइए कि ये तो खाली क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने डिजिट वाला पोर्शन, मैग्नीट्यूड माने खाली डिजिट वाला पोर्शन। खाली ये पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है, खाली डिजिट बता रहा है, खाली मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बताने के लिए हमने बोला था किसकी आवश्यकता पड़ेगी, यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो यहां पे फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए कौन आएगा, यूनिट वेक्टर R12 कैप। अब समझ में आया, ये खाली मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये क्या बताने लगा, डायरेक्शन बताने लगा। इसमें इसका मल्टीप्लिकेट करने से फोर्स की डायरेक्शन मिल गई, इसको मल्टीप्लाई करने से हमको फोर्स की डायरेक्शन मिल गई। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन चेक करिए, R12 वेक्टर देखिए, R12 वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, देखिए R1 से 2 की डायरेक्शन, ठीक है, 1 से 2, R12 वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक है। देखिए R12 कैप की डायरेक्शन यही है कि नहीं, जो ब्लैकमैन से असाइन की है, 1 से 2 की डायरेक्शन। अब फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में लग रही है, देखिए 2 पर Q2 पर जो फोर्स लग रही है Q1 के कारण, उसकी डायरेक्शन यही तो है। और डायरेक्शन बताने के लिए कौन है, R12 कैप। क्लियर बात समझ में आई। अब यही क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर दिया गया, मतलब कि कूलम्स लॉ को हमने किसमें बता दिया, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। समझ पा रहे हैं बात को, ये इतना पोर्शन खाली लिखोगे तो ये खाली क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। अगर R12 कैप लिख दिए तो अब ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। क्योंकि कभी भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हमेशा यूनिट वेक्टर ध्यान में रखना, यूनिट वेक्टर ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। अब चलिए इसको क्या लिखा जा सकता है, अभी पीछे हमने बताया था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 को क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 मॉड वेक्टर वेक्टर का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, R2 माइनस R1 वेक्टर वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 माइनस
R1 वेक्टर मॉड के अंदर अभी पीछे बताया था R12 वेक्टर R12 के आपको क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 मॉड का क्यूब R2 माइनस R1 वेक्टर। ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हो गया। इतनी बातें समझ में आई, क्लियर। ये देख लीजिए, ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब ध्यान में रखिए, ये क्या निकाली, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाला। अब ध्यान में रखिए कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कैसे लिखेंगे, ये तो आपने निकाला 2 ड्यू टू 1, अब 1 ड्यू टू 2 कैसे लिखेंगे, देखिए यहां लिखें क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, पहले पे फोर्स दूसरे के कारण, पहले पे फोर्स दूसरे के कारण किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, क्लियर। अब ये फोर्स की ये डायरेक्शन है, देख लीजिए R12 वेक्टर किस डायरेक्शन का है, इस डायरेक्शन का, ठीक। R12 इस डायरेक्शन का है, ठीक है। और फोर्स किस डायरेक्शन की है बेटा, फोर्स है इस डायरेक्शन की, फोर्स है इस डायरेक्शन की, फोर्स किधर लग रही है, इस डायरेक्शन। और R12 वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हमने क्या चूज किया है, पॉजिटिव, ठीक है। और फोर्स किधर लग रही है, R12 के ऑपोजिट, देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है ना। तो अगर R12 वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो अगर हम क्या कर दें, R12 पे माइनस साइन लगा दें, तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, किसकी, R12 की डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो यहीं पे क्या करें, कुछ ना करें, R12 कैप ऐसे ही लिखा रहने दे, बस यहां क्या लगा दे, एक माइनस साइन लगा दे। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, R12 कैप की जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव चूज की है, उसके माइनस साइन ये बताने में लगा है कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, ठीक है। उसके ऑपोजिट माने R12 कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस साइन ये बता रहे हैं कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। मतलब सब कुछ वही रहेगा, बस ये क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा R12 वेक्टर में, ठीक है। पर आपको यहां बताना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव ये चूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली पीछे वाली डायरेक्शन माइनस में हो जाएगी। तो 1-2 वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर R12 वेक्टर आपने R12 वेक्टर पॉजिटिव इधर चूज किया तो पीछे वाली डायरेक्शन में बस माइनस साइन ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर फॉर्म का कूलम्ब्स लॉ। चलिए, आपने अभी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा, देखा कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। होपफुली आपको आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के साथ आएंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल देखेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे पहले कुछ, उसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल को ऊपर बढ़ाएंगे, कुछ अच्छी वर्मा के न्यूमेरिकल देखेंगे और कुछ बच्चे जो नीट की या वैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ डिलीवर जरूर करेंगे। पर जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बेसिक न्यूमेरिकल्स, वैल्यू पुट करने वाले बेसिक न्यूमेरिकल्स जरूर डिस्कस कराएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। न्यूमेरिकल्स बहुत कराएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, वेट करिए, होपफुली आपको हम न्यूमेरिकल्स अंडरस्टैंड करा पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।